साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 101 BNS को। काफ़ी लंबा टॉपिक है और अगर इसको पढ़ लिया तो अधमरे पागल से हो जाओगे, क्योंकि जो ये सेक्शन है वो डिफाइन करता है मर्डर को और कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध और हत्या में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है जो कि एग्ज़ाम में आता है और इस पर हम उत्तर लिख ही नहीं पाते, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ोगे तो वहाँ भी इंटेंशन है और वहाँ भी नॉलेज है, और जैसी परिभाषा कल्पेबल होमिसाइड की है वैसे की वैसी परिभाषा मर्डर की है। और एक बात सेक्शन 101 BNS में लिखी गई है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर, कि उन केसेस को छोड़कर जो कि आगे जो है लिख दिए गए हैं, कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर हो सकता है यदि कोई एक्ट जो है किया गया है विद इंटेंशन टू कॉज डेथ। क्लियर हो गया आपको? कोई ऐसा एक्ट है जो किया गया है विद इंटेंशन टू कॉज डेथ। If the act by which death is caused is done with intention of causing such bodily injury, कि कोई एक्ट किया गया है उसके पीछे इंटेंशन किया टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, और यहाँ ऑफेंडर जानता है कि ऐसा करने से जो कंसर्न व्यक्ति है उसको इस तरह की हार्म होगी कि उसकी डेथ तो होनी ही होनी है। और तीसरा फैक्ट यहाँ पर है कि इफ़ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू any person or bodily injury intending to be inflicted is sufficient in ordinary case या in ordinary course of nature to cause death, कि ऐसी इंजरी जो है इन्फ्लिक्ट कर दी जिसकी जानकारी ऑफेंडर को है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में या ऑर्डनरी केस में डेथ कॉज करने के लिए सफिशेंट है। और चौथा है कि ऐसा पर्सन जो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे डेथ हो सकती है, वो ये जानता है कि ये एक्ट इस तरह का डेंजर जो है क्रिएट कर देगा कि हर भावना में या हर परिस्थिति में ये डेथ तो कॉज करेगा ही करेगा, या इस तरह की बॉडीली इंजरी कॉज कर देगा जिसका आउटकम क्या होगा, डेथ। और कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, और ऐसा एक्ट करने के संबंध में उसके पास कोई जस्टिफिकेबल कॉज या रीज़न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कृत्य जो है वो हत्या होगा और वहाँ पर मानव वध को हत्या के रूप में कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इसको अपन समझते हैं पहले थ्योरेटिकल वे में, फिर अपन आएंगे डिफरेंशिएट करने में। भले ही क्लास खींचेगी 2 या 3 इसमें, वो डरने का नहीं है, बट चीज़ों को समझना पड़ेगा। ए जो है बी पर हमला करने की नीयत से गोली चलाता है और अल्टीमेटली बी को जो है लगती है गोली और बी मर जाता है, तो यहाँ पर इंटेंशन क्या थी, कॉज करने की, टू कॉज डेथ ऑफ बी। तो यहाँ पर जो एक्ट है वो इंटेंडेड है, तो ये एग्जाम्पल है मर्डर का। ए जो है स्ट्राइक करता है बी को, और उसको इस बात की नॉलेज है कि बी को ऐसी बीमारी है कि अगर बॉडीली इंजरी कॉज हुई तो डेफिनेटली उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ब्लो होने पर या ऐसी इंजरी होने पर अगर अल्टीमेटली बी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी होगा मर्डर का, क्योंकि ऐसी इंजरी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसको इस बात की जानकारी नहीं थी तो यहाँ पर ऐसा स्थिति आएगी कि ही इज़ हैविंग इंटेंट टू कमिट इंजरी, तो वहाँ पर वो गिल्टी नहीं होगा मर्डर का, बट वो गिल्टी किस चीज़ का होगा, टू कॉज कल्पेबल होमिसाइड। पर मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो बात आपकी विशिष्ट नॉलेज में है उसको प्रूव करने का बर्डन आपके ऊपर है। अगर उसको आप प्रूव नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर आप बचे नहीं पाओगे। दूसरी बात, कोई व्यक्ति मर गया आपके कर्मों से, तो पुलिस जो है चार्ज लगाती है मर्डर का या कल्पेबल होमिसाइड का, फिक्स काम है पुलिस का ये। तो इसलिए आप अगर किसी की हत्या के जो है आरोपी हैं तो आपको वहाँ पर कंटेस्ट करना पड़ेगा। और ये फालतू के डिफेंस ले लिए कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं था जी उसको कोई बॉडीली इंजरी है कि उसकी मौत भी हो सकती है, तो फिर बच ही नहीं पाओगे आप। क्लियर है बात को? और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझिएगा कि विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन ही की पॉइंट है हमारे एविडेंस सेट में, जिसके जरिए हम मुलजिम को बचाते हैं और मुलजिम को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर विरोधाभासी क्रिएट नहीं होंगे तो दिक्कत आएंगी। और दूसरी बात, प्ली ऑफ एलिबी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एविडेंस का, जिसको हम पढ़ेंगे। और तीसरी बात, जो भी आरोप हैं उसमें कितनी जो है सत्यता है और कितना जो है स्टैंड कर पा रहा प्रोसिक्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है कि ए ने जो है जेड को तलवार से या लाठी से जो है वार किया। ऐसा वार किसी भी व्यक्ति की ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था, तो यहाँ पर कंसेंट जो व्यक्ति है ए वो जिम्मेदार होगा, भले ही उसकी इंटेंशन किसी भी रूप में बी की मृत्यु कारित करने की नहीं थी या जेड की मृत्यु कारित करने की नहीं थी। हम इसको मान सकते हैं बी या जेड भी, अपोजिट पार्टी को। तीसरा है कि ए जो है उसने बिना किसी एक्सक्यूज़ के एक बंदूक ली
और उसको चला दिया भीड़ के ऊपर, कुछ लोग मारे गए, भले ही इसकी इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, बट फिर भी ये गिल्टी होगा मर्डर का। तो ये तो है सामान्य बातें जो कि कानून में लिखी हुई हैं, और मैंने आपको एग्जांपल सही जो है समझा दिया, बट एग्जांपल पढ़ के अपना केस लड़ने की कोशिश मत करना, ये हो जाएगी बड़ी बेवकूफ़ी, बच ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पर अपन शुरू करते हैं एक्सेप्शंस को, जितना होगा आज की क्लास में पूरा करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं है इफ़ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है वाइल डिप्राइविंग द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कॉजेज डेथ ऑफ पर्सन हु गिव प्रोवोकेशन और कॉज डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। अब इसमें एक विशेष जो है अपवाद दिया गया कि कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं है। अगर जो ऑफेंडर है उसको इस तरह का प्रोवोकेशन दिया गया कि उसका सेल्फ कंट्रोल ही हो गया, और जिसने प्रोवोकेशन दिया है उसकी वो मृत्यु कारित करता है, तो वो जिम्मेदार होगा। और ऐसी स्थिति में यह ग्राउंड्स फाइल पे होने चाहिए टू बिलीव दैट कि ऐसा प्रोवोकेशन दिया गया था जिसके कॉन्सिक्वेंटल में ऐसा एक्ट हुआ है। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर कंसर्न जो व्यक्ति है वो जिम्मेदार मर्डर का होगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। क्लियर हो गया आपको? प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन is not short or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। पर इस तरह का प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर वो एक्सक्यूज क्लेम करता रहे कि इससे मुझे प्रोवोक किया इसलिए मैंने जो है इसको मार दिया। मतलब इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस फाइल पर होनी चाहिए जिसके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल सकें कि प्रोवोकेशन जो है वो एक्सपर्ट ही था, कि मैंने तो कुछ नहीं करा, इसने ही मुझे प्रोवोक किया, और प्रोवोकेशन के कॉन्सिक्वेंटल में जो है मैंने इसको किल किया। अगर प्रोवोकेशन जो है वॉलेंटरीली है और आप खुद उसको प्रोवोक कर रहे हो, फिर आपको प्रोवोक कर रहा है, फिर उसकी हत्या कर रहे हो, तो वहाँ ये बेनिफिट जो है आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा है गिवन बाय एनीथिंग डन इन ऑबिडेंस टू लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, या कोई व्यक्ति लॉ को जो है कंप्लाई विद कर रहा है, उस कंडीशन में प्रोवोकेशन दे रहा है, तो वहाँ इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरा है कि गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंटल प्रोवोकेशन है, तो उस सिनेरियो में प्रोवोकेशन का बेनिफिट जो है एक्सेप्शन 1 में आपको नहीं मिलने वाला है। स्पष्टीकरण क्या है? प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव एंड सडन विच इज़ इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि इस तरह का प्रोवोकेशन था और ऐसा प्लीडिंग है रिकॉर्ड पे, तो ये शो करना पड़ेगा कि इट इज़ ग्रेव एंड सडन। क्लियर है? अगर ये ग्रेव और सडन नहीं है तो भी बेनिफिट जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको पढ़ना और समझना होगा, तभी हम चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड, कि कंसेंट जेड है उसने प्रोवोकेशन दिया और इंटेंशनली जो है वो कंसेंट जेड के बच्चे की हत्या कर देता है, ये मर्डर है। क्योंकि प्रोवोकेशन जो है बच्चे ने नहीं दिया था और बच्चे की डेथ जो है एक्सीडेंट से या मिसफॉर्चून से नहीं हुई है, जो कि कॉन्सिक्वेंटल था प्रोवोकेशन का, तो यहाँ पर ए जो है वो गिल्टी है मर्डर का, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। क्लियर हो गया आपको? दूसरा है कि वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर अ पिस्टल एट वाई neither intending or nor knowing himself to be likely kill Z who is near to him, but out of sight A kills Z. Here A has not committed murder but he is guilty of culpable homicide। कि A और B का जो है झगड़ा हुआ, या कंसर्ट Y और A का झगड़ा हुआ, और प्रोवोकेशन के अंदर एक चलाता गोली और वो लग गई Z को जो पास में खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर इंटेंडेड टू किल Z नहीं है, तो वहाँ पर Z मारा गया, तो यहाँ पर A जो है वो गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड का, ना कि मर्डर का। ए जो है वो लॉफुली अरेस्ट होता है बाय जेड, और ए जो है वो एक्साइट होता है सडन और वायलेंट प्रोवोकेशन के कॉन्सिक्वेंस में बाय द अरेस्ट, और वो जेड की मृत्यु कार्य करता है। ये एक मर्डर है क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और लॉफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में वो आया था और प्रोवोकेशन उसका देना लाजमी था, पर यहाँ पर वो सडनली जो है प्रोवोक हुआ, कंसर्न ए है, और उसने जेड की मृत्यु कार्य कर दी, तो यहाँ पर जो कंसर्न ए जो है वो गिल्टी होगा मर्डर का, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। ए अपीयर एज अ विटनेस बिफोर जेड, की ए अपीयर हुआ एज अ विटनेस बिफोर जेड जो कि मजिस्ट्रेट है, और जेड कहता है कि वो किसी भी रूप में ए के कथनों में बिलीव नहीं कर सकता। ए जो है उसने उसको परजुरी कॉज करी है, और ऐसा करके ए जो है बिफोर मजिस्ट्रेट जाता है और उसको जो है गोली मार देता है, तो यहाँ पर ये प्रोवोकेशन बाय पब्लिक सर्वेंट है और ये जायज़ सा ठीक लगता है, तो एक यहाँ पर गिल्टी है मर्डर का। साथियों अब आखिरी एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन इस चीज़ में, कि जेड जो है बी के साथ मार पिटाई करता है, क्लियर है, और बी इस बात से जो है गुस्सा हो जाता है और प्रोवोक हो जाता है और काफ़ी वायलेंट जो है हो जाता है। ए साथ में खड़ा हुआ है बी के और इस बात को देखता है और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए वो जेड की मृत्यु कारित कर देता है।
क्लियर है। और ऐसा करने के लिए वो बी को जो है चाकू रहता कि बी जो है चाकू घोंप दे उसको, और बी ने जो है जेड को मार दिया ए के इंस्टिगेशन पे। तो यहाँ पर बी जो है गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड का और ए जो है गिल्टी है मर्डर का। तो हमने अब जो चीज़ें पढ़ी हैं उससे हमें काफ़ी चीज़ जो है क्लियर हो रही है कि कल्पेबल होमिसाइड का जो पहला चरण है एक्सेप्शन नंबर 1, उसमें प्रोवोकेशन को जो है इंक्लूड किया गया। अगर प्रोवोकेशन है उसके कॉन्सिक्वेंटल में जो है किलिंग हुई है तो वहाँ पर वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये साबित करने का बर्डन जो है कंसर्न अक्यूज पे, पर ऐसा प्रोवोकेशन सडन होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेव। और अगर बाय पब्लिक सर्वेंट है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ड्यूटी, बाय एनी पर्सन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ अबाइडिंग ड्यूटी, और ये सडन नहीं है, ये जो है इतना हार्श नहीं है कि जिस कॉन्सिक्वेंटल में आपने जो है मृत्यु कारित करी तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ पर किया गया एक्ट जो है मर्डर होगा, इट वुड नॉट बी अ कल्पेबल होमिसाइड। कुल मिला के जी डिफ्रेंशिएशन करना अभी भी इतना आसान नहीं है, केवल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर डिफ्रेंशिएशन करने के जो है तरीके बताए गए हैं। बाकी ये इंटेंशन थी नहीं थी, मोटिव था या नहीं था, ये सब कानून की बातें, पुलिस वाले यही कहेंगे आपको कोर्ट जाके जो है ये बताना। एक्सेप्शन नंबर 2 में जो है देखते हैं इस चीज़ को अपन। Culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith of right of private defense of person or property exceed the power given to him by law। कि culpable homicide जो है मर्डर नहीं होगा if the offender in exercise in good faith, कि जो ऑफेंडर है वो गुड फेथ में अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए जो कि उसको पर्सन और प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल है एक्सीड करता है पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, और कॉज करता है डेथ ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom he is exercising such private defense। ठीक है ना। विदाउट premeditation means without any intention and without any intention to do more harm than necessary for the purpose of self defense, तो वहाँ पर भी culpable homicide जो है वो मर्डर नहीं होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है कि Z जो है अटेम्प्ट करता है टू ऑनरशिप A नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू A, और A जो है ड्रॉ करता है पिस्टल को, Z जो है परसिस्ट करता है असॉल्ट को, और A बिलीव करता है गुड फेथ में कि उसके पास अब कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर बचने के लिए, और अल्टीमेटली वो शूट करता है Z को और Z की जो है मौत हो जाती है। A ने जो है मर्डर नहीं करा है बट इसने करा है कल्पेबल होमिसाइड। तो एक्सेप्शन नंबर 2 वहाँ लागू है कि जहाँ पर प्रोवोकेशन नहीं है, कोई इंटेंशन टू किल नहीं है, बट इस तरह की परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पर अगर प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया गया, भले वो आपने राइट जो है ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, पर अल्टीमेटली अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो है इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है या नुकसान जो है भुगतना पड़ सकता है, और आपके विरुद्ध जो है जो कंसर्न्ड विक्टिम है या कंसर्न जो है डिक्रीज्ड है वो ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करते हुए आपको नुकसान जो है पहुंचा सकता है। तो वहाँ पर इस तरह के राइट को एक्सरसाइज करने पर आप गिल्टी मर्डर के नहीं होंगे, आप गिल्टी कल्पेबल होमिसाइड के होंगे। पर कल्पेबल होमिसाइड हो या मर्डर हो वो सब बातें थ्योरेटिकल हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो तो बेल में दिक्कत आएगी और ट्रायल लड़ना आसान नहीं होता है। आपको ओमिशन, कॉन्ट्राडिक्शन, इंप्रूवमेंट के पॉइंट पर जो है वर्कआउट करना पड़ता है। क्लियर है। अब कल की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन नंबर 3, 4 और 5, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अंतर क्या है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। आप पढ़ के आइएगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत।